हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज हम हमारा 16 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल से आज नए जुड़ रहे हो तो मैं बताना चाहूँगी, हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स इज़ ऑल अबाउट 70% टू 80% ऑफ स्टैटिक ओनली। बस हमें रिसर्च करनी पड़ती है, स्टैटिक किताबों में जो दिया होता है उसी पे अगर कुछ अपडेट करंट अफेयर्स में आता है, रिसर्च हमें करना पड़ता है, जो अगर आप बिगिनर हो तो आपको 3 से 4 घंटा लग जाता है इफ़ यू आर ए बिगिनर, क्योंकि आपको पता नहीं होता न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं है। तो वही रिसर्च मैं आपके लिए करके देती हूँ, ताकि आपके नोट्स में आप सीधा स्टैटिक नोट्स में अपग्रेड करो। एंड कुछ चीज़ें होती है जो प्योरली करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी इन न्यूज़, फिर आपका कौन सा अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट के जो स्पीशीज होते हैं, वो अल्टीमेटली आपका एक जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, अपेंडिक्स करके एक लिस्ट रहता है हर बुक में, वहीं पे जाके मैं कहूँगी जो भी स्पीसीज मैं कवर करती हूँ वहाँ पे जाके कुछ अगर अपडेट होता है तो नोट डाउन कर लो। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्टली स्टैटिक ही। बाकी ये सारे जो न्यूज़ रहते हैं, ये A4 शीट आप बनाते जाओ, रोज के रोज जो मैं बोलती हूँ वो नोट डाउन कर लो। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, अगर आप सॉफ्ट कॉपी नहीं बना, सॉरी हार्ड कॉपी नहीं बना रहे हो, सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो, तो ऑनलाइन नोट्स में मेरी जो यहाँ पे मैं पीपीटी की फॉर्मेट रखती हूँ, एक ही पेज में मैं एक टॉपिक सारा कवर कर लेती हूँ। तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लो एंड वन नोट में, या जैसे भी आप बनाते हो पीडीएफ फॉर्म में, या फिर आपके सिंपल फोन में ही गैलरी बना सकते हो करंट अफेयर्स की। पर्सनैलिटी वाइज भी बना सकते हो, एवर्ड्स वाइज, क्योंकि पर्सनैलिटी न्यूज़ अगर आता है मैं एक ही पेज में सारा उनके बारे में कवर कर देती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं लेस इज मोर, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करो इन एग्जाम में। 80% अच्छे क्वालिटी प्रिपरेशन के साथ जाओ, रेलिवेंट चीज़ें पढ़ाई करो। करंट अफेयर्स के नाम पे हम बहुत सारे इररेलिवेंट चीज़ें पढ़ने की हमें आदत होती है, रेलिवेंट कौन सी हमें पता नहीं होती। अगर पता भी होती है, हमें होता है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो हमें लगता है जितने भी कोचिंग सेंटर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, या जहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 घंटे की दी जा रही है, या फिर जहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस 2000 पेजेस की दी जा रही है, तो वो मैं पढ़ लूँगा, कुछ भी आता है सकूँगा। बट आप ह्यूमन हो, मशीन हो नहीं। आपको एग्जाम में 80% तक ही आप तैयारी कर सकते हो, 100% कोई नहीं कर सकता। सो इसलिए शुरू से बेटर होगा आप 80% पे फोकस करो एंड अपना प्रिपरेशन अच्छा बनाओ। कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हो, नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए यूज़ कर लो, बट मेक श्योर ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आप फॉलो कर रहे हो फॉर योर नोट्स अपग्रेडेशन, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में काम देगी। क्या चीज़? रिविजन, ठीक है। तो ये है फॉर द बिगिनर्स, जिनको नहीं पता व्हाई यू शुड फॉलो दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस, मैंने आपको बताया। चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूज़ जो कहता है कि जो हमारी हमने देखा था लास्ट मंथ, राइट, शुभांशु शुक्ला, उसके बारे में जो भी न्यूज़ है ऑलरेडी हमने कवर किया है। तो आज हम वही देखेंगे जो हमने लास्ट मंथ कवर नहीं किया। कुछ नया फैक्ट्स है न्यूज़पेपर में, वही हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि सेम चीज़ हम क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि योर टाइम इज योर मनी, है ना। तो न्यूज क्या कहता है कि इंडियन एयरफोर्स पायलट एंड गगनयान एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला has successfully returned to earth after a brief orbital mission, making a significant milestone for India's ambitious human space flight program। वो रिटर्न कर चुके हैं अर्थ में। चलो, बहुत गुड न्यूज है हमारे लिए। तो अभी जान लेते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि शुभांशु शुक्ला वाज अ पार्ट ऑफ टेस्ट मिशन, ठीक है, अंडर कौन सा? गगनयान प्रोग्राम, जो इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, एम्स फॉर ए फुल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बाय 2025। तो जान लेते कि गगनयान मिशन है क्या। इट्स इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन लेड बाय किसके द्वारा? इसरो। एम क्या है? 2-3 मेंबर क्रू को भेजना। कहा? लो अर्थ ऑर्बिट। कितना किलोमीटर ये आपको ध्यान होना चाहिए। 1000 आ जाएगा, हो जाएगा एग्जाम में तो गलत हो जाएगा प्रीलिम्स में। 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड, कितने दिन के लिए? फॉर 3 days एंड सेफली रिटर्न। ये हो गया, जान लिया। अब जानते हैं कि इस मिशन में और क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। द मिशन इन्वॉल्व ऑर्बिटल फ्लाइट एंड रिटर्न यूजिंग एन इंडियन क्रू मॉडल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम। तब क्रू मॉडल मतलब क्या है? ये एक सिक्योर एंड प्रेशराइज्ड कैप्सूल होता है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट रहते हैं, रिसाइड करते हैं, ठीक है। क्रू मॉडल कहते हैं जहाँ पे एस्ट्रोनॉट को आपने देखा होगा ना एक बॉक्स के अंदर जैसा, तो उसे हम क्रू मॉडल कहते हैं। तो ये डिजाइन फॉर री एंट्री हीट रेजिस्टेंस एंड ओशन रिकवरी। वो क्या होता है? प्रोसेस वेयर
spacecraft re-enter Earth atmosphere and lands in the sea for crew recovery, needs heat shield and parachutes. कि ये जो है आपका जो क्रू मॉडल है, जो ये प्रोसेस जहाँ पे ये स्पेस क्राफ्ट है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है एंड लैंड कहाँ पे करता है, इन द सी फॉर क्रू रिकवरी, ठीक है, ताकि सी इज अ सेफ फॉर लैंडिंग, राइट। और इसमें इसलिए पैराशूट एंड हीट शील्ड्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सट्रीम हीट से कुछ आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बस बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी स्टेटमेंट में कुछ आ जाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए। पहले ये हमने न्यूज़पेपर में कवर कर लिया है, ठीक है, एडिशनल वाली मैं बता रही हूँ, ठीक। तो ये एस्ट्रोनॉट जो है अंडरवेंट ट्रेनिंग कहाँ पे, रशिया एंड इंडिया, एंड हिज रिटर्न मार्क्ड वैलिडेशन फॉर क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट एंड सेफ्टी सिस्टम। तो अभी जो हम भेजने वाले हैं गगनयान मिशन, उसके लिए हमें ये दिखा गया है कि हाँ ठीक है, हमारा सपोर्ट एंड सेफ्टी सिस्टम जो भी है वो काम तो कर रहा है अच्छे से, वैलिड है, सही है। तो सेफ्टी सिस्टम्स में क्या रहता है, इट इंक्लूड्स ऑक्सीजन जनरेशन, कैबिन प्रेशर कंट्रोल, टेम्परेचर रेगुलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ इन स्पेस। तो ये सारी चीजें हमने देखा है कि हाँ काम कर रहा है, सही है, इसलिए तो ये टेस्ट मिशन है ना। द मिशन री एंट्री वॉज मॉनिटर्ड किसके द्वारा, इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये क्या है, ये है फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्रूड मिशन। इम्प्लीमेंट कौन करता है, इसरो की ये बॉडी, HSFC कहाँ पे है, बेंगलुरु, ठीक, कर्नाटका। ही सेफ लैंडिंग इंडिकेट मेजर लीप इन इंडिया स्पेस प्रिपेयरनेस। सही में अभी सेफली गए सेफली आए, मतलब क्या हमारी जो प्रिपेयरनेस है स्पेस के लिए वो सही है। मतलब टेस्ट जो भी हमने किया है कि हमारी जो भी सिस्टम, हम सपोर्ट सिस्टम, सेफ्टी प्रिपेयरनेस जो भी मेंटेन कर रहे हैं मैंड मिशन के लिए, वो सही है, ठीक। अब इसरो के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इट्स एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, फाउंड कब हुआ था, 1969। कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की मिशन कौन कौन से, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, ये सारी किसकी मिशंस किसके अंडर, इसरो, ठीक। इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री टू इंडिपेंडेंटली सेंड ह्यूमन टू स्पेस। पहले किसने किया था, यूएसए, देन रशिया, देन चाइना, फिर हमारा इंडिया, ठीक है। एंड व्योम मित्रा, ए फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है, विल बी अ पार्ट ऑफ दिस अनक्रूड मिशन, ठीक। इतना फैक्ट्स आपको याद रखने के लिए काफ़ी है। तो ये जो हमने पहले लास्ट मंथ में जो हमने ये न्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जून में हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो आप अगर नोट्स डेली, इसलिए मैं कहती हूँ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि डेली आपके नोट्स को आप सिंक्रोनाइज करके आप एक ही जगह पे अच्छे से रखो, या तो नोट डाउन करो, मिलाओ, क्योंकि अभी जो जून में ये न्यूज़ पढ़ा था ना, वहाँ पे जाके इसी चीज़ को चिपका दो, यही स्क्रीनशॉट को, ठीक। चलिए अभी हमारा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगेन कलादान प्रोजेक्ट हमने लास्ट मंथ कवर किया था। इफ़ यू आर रेगुलर टू दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस दे, लेकिन नए जो फैक्ट्स हैं हम वो आज देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो अभी हाल ही फिलहाल में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने कहा है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो लिंक करता है हमारे इंडियन ईस्टर्न सीबोर्ड टू म्यांमार। तो ये क्या सर्व करता है, रीजनल कनेक्टिविटी अक्रॉस बिम्स्टेक नेशन, है ना, थ्रू सिमिलर पोर्ट बेस्ड मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। तो देखो, सबसे पहली बात, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रमोट करता है क्या, हमारा इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने कई बार पढ़ लिया। तो ये सब रीजनल डेवलपमेंट भी प्रमोट करता है। तो उन्होंने इसलिए कहा है, हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल जी ने कहा है कि ऐसे और भी मल्टी मॉडल सिस्टम होना चाहिए बाकी के बिम्स्टेक पोर्ट में। बिम्स्टेक पोर्ट कौन कौन से कंट्री हम अभी देखेंगे, और वहाँ भी होना चाहिए, ताकि और रीजनल इंटीग्रेशन हम स्ट्रेंथन कर पाए, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, ठीक है, एनी कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रेड हम अच्छे से आसानी से कर सकें एशियन कंट्रीज में, बाकी के वाया म्यांमार, ठीक। तो ये तो हो गया कि ये वाई इट्स इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा दिया क्योंकि ये मेंस में आपको ऐसे आइडियाज जानने चाहिए। इवन आपको इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ लेंगे, तो इंटरव्यू में थोड़ी आप मेंस के आंसर फॉर्मेट में बताओगे, ये ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में आपको एक दो लाइन में बताना होगा। तो ऐसे ही अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस रखो। देन कलादान प्रोजेक्ट ये है क्या, ये कनेक्ट करता है क्या, कोलकाता पोर्ट टू लेके सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट कहाँ पे है, म्यांमार में, ठीक है। सितवे पोर्ट इनोग्रेट कब हुआ था, मई 2023। और ये इंडिया फंडेड डीप वाटर पोर्ट है, म्यांमार के कौन से स्टेट, रैकिन स्टेट, ठीक। तो अब ये है कि ओवरऑल क्या है, दिस जो कलादान प्रोजेक्ट है ये ऑल इंडिया म्यांमार ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है, जो इन्वॉल्व करता है सी, रिवर, रोड रूट्स, जो कनेक्ट करता है कोलकाता टू मिजोरम वाया सितवे पोर्ट, कहा वाया रिवर कौन सा, कलादान रिवर। और जो रोड होगा वो रोड कौन सा है,
एक मिनट, रोड कौन सा है? दैट इज द पलेतवा जोरिनपुई रोड। मीन्स ये करता है ना कि हम म्यांमार, देखो कोलकाता से सितवे पोर्ट तक म्यांमार जाते हैं वाया सी, देन इनलैंड वाटरवेज एंड रोड्स टू मिजोरम। तो रोड कौन सा? पलेतवा जोरिनपुई रोड। सिर्फ ये रोड का नाम आ जाए तो ऑप्शन में कलादन दिख जाए, म्यांमार दिख जाए, इंडिया म्यांमार दिख जाए, तो वो मार्क कर लेना, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, याद रहेगा। और इसे हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली नाम से ही कॉमन सेंस, सी, रिवर, रोड, सबके साथ मिलके हम क्या कर रहे हैं, एक लॉजिस्टिक फ्लो और सीमलेस कार्गो फ्लो जो भी हम करने के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ताकि हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स सही से चले, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़े। एंड ये प्रोजेक्ट फंडेड अंडर इंडिया म्यांमार बायलैटरल कोऑपरेशन है। ये कोई मल्टीलेटरल लोन से ये प्रोजेक्ट फंड नहीं होता, ध्यान रखना। इंडिया म्यांमार बायलैटरल, कल को आ जाएगा एग्जाम में ये डब्ल्यूटीओ फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, तो गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। सारा कुछ सही दे देंगे लेकिन फंडेड बाई देख लेना वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन की बात करता है। कल्चरल आ जाएगा, एग्जाम में पहले आ चुका है पीवाईक्यू में, कल्चरल आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन भी फोकस करता है। इसमें कौन कौन सा देश है? 7 देश है। तो पहले देखते हैं ये फाउंड कब हुआ था, 1997 विद द अडॉप्शन ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो पहले इसमें सिर्फ 4 मेंबर थे, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इकोनॉमिक कॉपरेशन कहलाता था, इसलिए ईसी फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड बीआईएसटी मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। फिर ये 1997 में म्यांमार ज्वाइन हुआ, तो फिर ये बिम्स्ट बन गया, एम फॉर म्यांमार। देन इंक्लूशन ऑफ नेपाल एंड भूटान हुआ 2004 में, तब नाम हो गया इसका बिम्स्टेक। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका एंड बांग्लादेश। तभी इसको याद रखने के लिए देखो, क्लास 12 के बाद लोग क्या बोलते हैं, या तो आप डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। मतलब पहले के जो सोसाइटी अभी भी है बहुत सारे सेक्शन में यही होता है, दीज आर द ओनली 2 रूट्स। बाकी सब कहोगे तो आपको 3 इडियट्स मूवी याद है ना, पापा क्या कहेंगे माँ क्या कहेंगे। तो चलो जो भी हो, तो डॉक्टर एंड इंजीनियर तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज होप रखते हैं कि आईआईटी छोड़ते हैं। डॉक्टर के लिए आपको क्या जरूरत है? एमबीबीएस। और इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ये सारा भूल जाओ कि एनआईटी तो एटलीस्ट मुझे मिलना ही है। तो बस एमबीबीएस और एनआईटी यही याद रखना, बीम्स्टेक। एम फॉर म्यांमार, ठीक है, और बी फॉर बांग्लादेश, और एक बी फॉर भूटान, एस फॉर श्रीलंका, एन फॉर क्या होता है? नेपाल, आई फॉर इंडिया और टी फॉर थाईलैंड। याद रहेगा, एमबीबीएस एंड एनआईटी, क्लास 12 के वाले सपने, ठीक। तो न्यूज में ये कहता है कि एनजीटी कैचेस स्टेट अथॉरिटी, किस चीज के लिए? कि किसी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अपने इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को वो माने नहीं, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो स्टेप्स लेना था उसमें डिले हुआ, पहले कुछ डायरेक्शन दिया गया था एनजीटी के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट मैनेजमेंट करो, वाटर बॉडी प्रोटेक्शन, तो वो माने नहीं तो उन्होंने डांट लगाया। बस ये तो न्यूज़ है, ये बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है व्हाट इज एनजीटी। ये इंपॉर्टेंट बॉडी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है। तो ये स्टेचुटरी बॉडी है, मीन्स कोई एक्ट या लॉ के तहत ये बना होगा। कौन सा एक्ट? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। अब देखो, हर केस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास बहुत सारी केसेस पेंडिंग पड़ी है ना। तो इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन के लिए हमने ये बना दिया कि वो केसेस देखें। तो इनके पास सिविल कोर्ट का पावर रहता है, फाइन इम्पोज कर सकते हैं, ऑफिसर को समन कर सकते हैं, कंप्लाइंस कि हाँ आपको ये करना होगा, डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और इनकी ऑर्डर बाइंडिंग होती है। लेकिन अगर कुछ केसेस आप एप्लीकेबल टू द सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो, ठीक है, विद इन 90 डेज। तो ऐसा नहीं है कि आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से पहले यहाँ जाओ, ठीक है। उनके पास वैसे ही बहुत सारा काम है। तो इंडिया ही, कुछ देशों में इंडिया लौता देश है जो एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल भी रखते हैं, बाकी बहुत कम देशों में ही ऐसा देखा जाता है, तो उनमें से इंडिया भी एक है। ये एनजीटी जो है ये हेड कौन करता है? चेयरपर्सन, जो यूजुअली एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, और बाकी जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स रहते हैं। एनजीटी का 5 रीजनल ब्रांच है, कहाँ पे? दिल्ली मेन ब्रांच, देन पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, राइट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु स्टेट अगर आता है तो, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंपनी, ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज पल्यूटर पे, जहाँ पे अगर आप वायलेट करते हो तो आपको इन्वायरमेंट जो रेस्टोरेशन एंड डैमेज आपने किया है उसके लिए आपको फाइन तो देने पड़ेंगे।
भुगतान तो जैसे ही डायरेक्शन देंगे उसी तरह आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो जो ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है ना, इट्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ही आता है। जैसे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इंक्लूड द राइट टू ए क्लीन एनवायरनमेंट, साफ सुथरा एनवायरनमेंट भी तो राइट टू लाइफ बोलेंगे, लेकिन गंदे एनवायरनमेंट में रखेंगे तो जियोगे कैसे, वैसे ही मर जाओगे सांस नहीं लेकर, है ना, वही तो हो रहा है आजकल। देन एक की प्रिंसिपल एनजीटी एनफोर्सेस, देखो अभी ये सारी तो पोल्यूटर पे ये करता ही है, बाकी और भी प्रिंसिपल प्रिकॉशंस लेता है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इंटर जनरेशनल इक्विटी, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करता है कि आज भी आपका सुरक्षित रहे, कल भी आपका सुरक्षित रहे। सिर्फ आज पे फोकस करोगे, फ्यूचर को गोली मारो, ऐसा नहीं हो सकता ना। बाकी ये एक चीज है, अगर बिगिनर हो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016 गवर्न द अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि आज ये न्यूज में था, एग्जाम में आ जाएगा। अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एनजीटी एक्ट देखता है नहीं, वो म्युनिसिपलिटी, दैट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016 गवर्न द अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसी बेस में एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि जो भूटानीज काउंसिल है, दैट इज ही एक्सीलेंसी जिग्मे थिनले नामगेल, वो विजिट किए कहाँ पे, अशकारी कंदी टेराकोटा आर्टिसन विलेज, कहाँ पे, गौरीपुर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, धुबरी डिस्ट्रिक्ट, असम में। तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो जीआई टैग टेराकोटा गुड्स है, वो अपने जो एम्बिशियस, उनकी जो गैलेफू माइंडलेस माइंडफुल सॉरी सॉरी माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है, उनमें वो इंक्लूड करेंगे यहाँ के टेराकोटा गुड्स। तो बहुत सारी ये पॉजिटिव चीज को दर्शाता है। तो पहले उन्होंने एक पोटेंशियल एमओयू साइन किया कि हाँ, हम यहाँ से कुछ चीजें लेंगे, यहाँ के जो टेराकोटा गुड्स है हम इंक्लूड करेंगे हमारी इस सिटी प्रोजेक्ट में, राइट। तो ये निगोशिएट किसके बीच में हुआ, अमोंग नॉर्थ ईस्ट क्राफ्ट एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है, जो रूरल अपलिफ्टमेंट को प्रमोट करता है एंड जीआई कॉम्प्लायंस को देख रेख करता है, फैसिलिट करता है। कहाँ पे है, धुबरी, ठीक है। तो ये निगोशिएट कहाँ पे किया, दैट इज धुबरी। एंड भूटानीज ऑथोरिटीज टू फॉर्मलाइज कोलैबोरेशन, ये तो हो गया। द इनिशिएटिव, ये क्या क्या कर सकता है कि हाँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे आर्टिसंस जो है धुबरी से, वो लोग जाकर भूटानीज आर्टिसंस को ट्रेन करेंगे कि ये कैसे बनाते हैं, ये टेराकोटा गुड्स आप कैसे बना सकते हो। तो स्किल वो ट्रांसफर करेंगे, एम्पावर करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अगर स्किल वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो जॉब भी तो होगा ना, वो जाके बाहर देशों में जाके पढ़ा रहे, सिखा रहे चीजें, तो उनको भी एम्पावर करेगा, बाकी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी क्रिएट होंगे, उनको भी। तो ये क्या दिखाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। आईआर में सॉफ्ट पावर के बारे में भी आपको लिखना पड़ता है, जिसमें बस आप बंदूकें वार करके नहीं जीतते हो हमेशा। सॉफ्ट पावर दैट इज कल्चरल डिप्लोमेसी, कि आप कल्चर के आर्ट को यूज कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रांग बनाने के लिए, है कि नहीं। तो ये आप टर्म एग्जाम में मेंस में लिख सकते हो। ऑल्सो और एक टर्म लिख सकते हो, अर्बन कल्चरल इंटीग्रेशन, कि हम ट्रेडिशनल क्राफ्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी हम अर्बन प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। अभी जो ये सिटी में ये टेराकोटा गुड्स लाएंगे तो इनडायरेक्टली हमारा तो क्राफ्ट फेमस होगा ना, लोग बोलेंगे ये क्या है क्या नहीं है, क्यूरियस होंगे। तो इसी तरीके से हम कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट कर सकते हैं अर्बन प्रोजेक्ट में भी, थ्रू अर्बन कल्चर इंटीग्रेशन। तो ये जो माइंडफुलनेस सिटी कॉन्सेप्ट है, ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है भूटान गेलाफूस प्रोजेक्ट इंटीग्रेटिंग अर्बन डेवलपमेंट विद वेलनेस सस्टेनेबिलिटी एंड ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस वैल्यूज एंड स्पेनिंग अप्रोक्स इतना किलोमीटर। ये चलो फैक्ट्स जरूरी नहीं है, बट ये है क्या, किस चीज पे ये फोकस कर रहा है ये देखो। तो जो गेलेफो माइंडफुलनेस सिटी है ना, ये इंस्पायर्ड बाय ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है एंड विल हैव डेडिकेटेड क्लस्टर भी होंगे सिटी में, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी, एग्रीटेक, ये सारी चीजें ये प्रमोट करेगा। तो पहले देख लेते हैं हम ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस क्यों इतना यहाँ पे फोकस कर रहा है, क्योंकि भूटान के द्वारा इनिशिएट किया गया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब होता है, 20 मार्च। जो वो जो है ना जीडीपी के पहले वो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करते हैं कि जीडीपी चलता रहेगा बट लोग खुश है कि नहीं, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है हमारा वो देखते हैं। और इसको यूएन की रिकॉग्निशन भी मिली, ये चीज अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली जुलाई 2012 को, ठीक है, 2012। तो थीम क्या था इस साल का, केयरिंग एंड शेयरिंग। बाकी जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक इंडियन लीगल टैग होता है जो इंडिकेट करता है यहाँ की ओरिजिन एंड क्वालिटी, कहाँ से, स्पेसिफिक रीजन। तो इस केस में जो टेराकोटा गुड है कहाँ की है, अशरीकंदी टेराकोटा, धुबरी, असम, राइट। तो ये थी न्यूज। आप इसको आईआर में देखो, आर्ट एंड कल्चर तो प्रीलिम्स में ही आ जाएगा,
कभी आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। बाकी आईआर में भी आप लिख सकते हो सॉफ्ट पावर से हम कैसे रिश्ता बना रहे हैं। इंडिया भूटान पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये कल्चर वाली चीज़ें भी आपको लिखनी है, एंड इसलिए कहते हैं ना कि मेंस में GS 1 से लेके GS 4 एंड इन केस ऑफ APSC GS 5 सारा इंटरकनेक्टेड होता है। ये आपके हाथ में, आप कैसे कनेक्ट करके लिखोगे। सेम आंसर लेम मैन की तरह बस लिखते जाओगे तो क्यों मार्क्स देंगे, कुछ थोड़ा अच्छा लिखो। तो ऐसे ये सारे एग्जाम्पल कोट करना, ठीक है। नया देन नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन कोलैबोरेशन विद BEE हैज लॉन्च्ड, क्या, ये वाला स्कीम, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, ADTI स्कीम। तो ये स्कीम है क्यों, क्या करने के लिए, ताकि एक्सेलरेट करे कि अडॉप्ट करे एनर्जी एफिशिएंट जो टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करे कौन, इंडिया का MSME सेक्टर। ध्यान रखना MSME सेक्टर, ठीक है। ये MSME सेक्टर को अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो रिड्यूस करवाने में मदद करेगा। 30 to 50% वो रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर सकती है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ये परसों हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, रिवाइज कर लो क्या होता है, एंड कॉमन सेंस है, याद तो होगा ही आपको। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 साल के लिए, 25 to 26, 27 to 28, और ये कवर करेगा 14 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर इंक्लूडिंग केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल एंड स्टील रीरोलिंग। थोड़ा ये आइडिया रखना, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में आ सकता है। ये और भी हेल्प करेगा अगर कोई भी MSME फोकस करता है फॉर अडॉप्टिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अगर वो अपनाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा 5% इंटरेस्ट की छूट भी दी जाएगी फॉर माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस, एंड 3% की छूट दी जाएगी फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक। और अभी ये था ना कि इन कोलैबोरेशन विथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये क्या है, स्टेब्लिश हुआ था 2002 में अंडर प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसकी मिशन होती है कि ये पॉलिसी बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है बेस्ड ऑन सेल्फ रेगुलेशन एंड मार्केट प्रिंसिपल, ताकि हम एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं बेसिक। ये प्रीलिम्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स जो होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इन्वायरमेंट के अगर मेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एनर्जी लेवल को हम कम करने के लिए या पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये भी तो ले सकते हो ना। ये भी तो गवर्नमेंट वही ओवरऑल जाके पावर एफिशिएंसी एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए तो कर रहा है। तो ग्रीन कॉरिडोर तो इट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली ओनली। तो ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हो एज एग्जाम्पल, एज गवर्नमेंट का स्टेप्स टेकन आपको लिखना पड़ता है ना क्वेश्चन में, आंसर में, मेंस में, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे एग्जाम्पल्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन करके रखो अपने मेंस के नोट्स में। देन आज एक फैक्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क हमने पहले भी कवर किया है, बट ये फैक्ट शायद आपको पता नहीं होगा बहुतों को, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। तो काजीरंगा डिराइव इज नेम फ्रॉम द कार्बी वर्ड काजीर एरंग, मतलब विलेज ऑफ काजीर, जो बिलीव टू बी नेम्ड आफ्टर ए वुमेन रूलर ऑफ द रीजन। पहले एक वुमेन रूलर हुआ करती थी कजीर, तो उन कजीर एरंग मतलब विलेज ऑफ कजीर, तो काजीरंगा ऐसा माना जाता है, ठीक है। इट वॉज स्टेब्लिश, पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट था 1908 में, ताकि इंडियन राइनोसरस को हम प्रोटेक्ट कर सके। फिर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना कब, 1950 में, एंड फिर नेशनल पार्क बना 1974 में, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 2007 ड्यू टू हाई टाइगर डेंसिटी। तो ये वाली डेट की क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले प्रीलिम्स में आ चुका है, इस बार भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था APSC प्रीलिम्स में कि पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट था, फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, फिर ये नेशनल पार्क बना, फिर ये यूनेस्को हेरिटेज साइट बना, फिर ये टाइगर रिजर्व। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना, डेट अगर ध्यान ना भी रखो तो। इट इज नोन फॉर बिग फाइव, यानी राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ठीक है। तो नियरली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज फाउंड हियर ओनली, ठीक। अब डीप फेक्स इन न्यूज, ये क्या होता है, दिस आर सिंथेटिक मीडिया, मतलब इमेज फॉर्मेट भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट भी हो सकता है, जो डिजिटली हम अल्टर कर सकते हैं यूजिंग AI, ताकि आप हो भी नहीं लेकिन आप जैसा बना देगा लगेगा आप ही हो। आप पानी पूरी खाने गए नहीं, आप तो पढ़ रहे घर पे, लेकिन AI से वीडियो से मदद में बना देगा आप जाके रास्ते में पानी पूरी खा रहे हो, ठीक है। तो रियलिटी और मैनिपुलेशन के बीच का जो एक लाइन होता है वो ये डिलीट कर देता है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप पढ़ रहे हो तो वो दिखाएगा आप जाके बाहर नाच रहे हो, ठीक है। तो डीप फेक जो है ना वो पावर्ड बाय डीप लर्निंग, जो एक सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग होती है, जो अगेन अ सबसेट ऑफ AI लर्निंग। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी डीप फेक से रिलेटेड है। आ जाए तो मार्क कर लेना, साइंस के इतने आपको अभी साइंटिस्ट नहीं बननी है कि बहुत सारी चीजें पढ़ने लग जाओ,
पढ़ तो सकते हो आपके नॉलेज अपग्रेड के, लेकिन एग्जाम के लिए इतना काफी है, ठीक है। एंड दे आर क्रिएटेड यूजिंग क्या, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जहाँ पे दो न्यूरल नेटवर्क दैट इज अ जनरेटर एंड अ डिस्क्रिमिनेटर वर्क टुगेदर टू क्रिएट एंड रिफाइन फेक मोमेंट। तो देखो अब मैं ये एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो मैं कर सकती हूँ, बट ये साइंस का एग्जाम है नहीं, ये आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, न्यूरल नेटवर्क, टू न्यूरल नेटवर्क, नाम ये याद रखना, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, ताकि डिफाइन करके हम फेक कंटेंट बना सके। जीएनई न्यूज आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, टर्म आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना डीप फेक से रिलेटेड है। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, इतना ही एग्जाम के लिए जरूरी है, ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ो, टाइम ज्यादा है तो रिवीजन करो, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। डेप्थ में पढ़नी होती है, कुछ चीजें पढ़नी होती है, बट ये वाली चीज रेलिवेंट नहीं है, जो पढ़ना है मैं बोल दूंगी, ठीक है। इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड लॉ तो है नहीं, ठीक है, डीप फेक्स को लेके, बट कुछ एग्जिस्टिंग लॉज है जो ये सारी पर्शियल प्रोटेक्शन तो दे देती है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट, सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट, जो चीटिंग वाया डिजिटल मीन जो करते हैं उसको पनिश कर सकता है। देन सेक्शन जो 67A 67B ऑफ द आईटी एक्ट कैन बी यूज टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग डीप फेक्स। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो ठीक है, आपके नाम के जो वो अगर कुछ करते हैं, पब्लिश करते, ट्रांसमिट, लेकिन स्पेसिफिकली डिफेक्ट के लिए कोई लॉ नहीं है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है वहां से हम पार्शियल प्रोटेक्शन देते हैं, बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना अभी के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। अभी जो आज हमारा एडिटोरियल था वो ये था कि असमिस ओरिजिन एवोल्यूशन एंड लीगेसी, तो इट वाज बेसिकली अबाउट असमिस लैंग्वेज की हिस्ट्री, ऑथर के बारे में ऑथर ने कहा है, ठीक है। तो ये एज सच मेंस में अगर क्वेश्चन आता भी है, कभी आ जाए कि GS5 में APSC वालों के लिए, कि द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ एसएमएस लैंग्वेज क्या है, हाईलाइट करो उसकी क्या सिग्निफिकेंस रही है, एंड अभी रिकॉग्निशन जो क्लासिकल लैंग्वेज, तो पूरी जर्नी हाईलाइट करो। तो ऑथर इसी लाइन में, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए सेग्रीगेट करके लिख दिया किस किस मोटिव में ऑथर बात कर रहा है, बट हो सकता है कि ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो यू शुड नो, एंड इसलिए मैंने ये आंसर फॉर्मेट, अगर आर्ट एंड कल्चर असम कल्चर के पार्ट में भी आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर। तो यहाँ पे ऑथर कहता है कि एसएमएस लैंग्वेज सिर्फ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक लिविंग लिंग्विस्टिक सिविलाइजेशन है। जर्नी शुरू हुई थी कामरूपी प्रकृत, वहां से लेकर अब जो ये 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया, तो ये दिखाता है कि बहुत ही एक लॉन्ग एवोल्यूशन हुई है, जो रीजनल कॉलोनियल रिलीजियस पोस्ट कॉलोनियल फोर्सेस के द्वारा ये बनी है। तो हम अगर एवोल्यूशन देखें असमिस लैंग्वेज का, पहले तो ओरिजिन एंड अर्ली डेवलपमेंट, तो ऑथर कहता है इट्स रूटेड इन कामरूपी प्रकृत। असमिस की जो प्रोटो हिस्ट्री है वो हम ट्रेस कर सकते हैं फर्स्ट मिलेनियल कॉमन एरा में, जहाँ पे कॉपर प्लेट पे भी इंस्क्रिप्शन पाया गया है ड्यूरिंग बर्मन एंड पाला डायनेस्टीज। देन चारिय पदस जो 18 एंड 12 सेंचुरीज के, वहाँ पे भी डिस्प्ले किया गया है, ये सारी जो अलाइन होती है मॉडर्न एसएमएस के साथ। देन अर्ली एसएमएस इवॉल्व थ्रू कॉन्टेक्ट विद लोकल सबस्ट्रेट्स क्रिएटिंग वर्निकुलर डिस्टिंक्ट, जो ये संस्कृत से ये डिस्टिंक्ट है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या दर्शाता है कि कितना ये लिटरेरी रिचनेस है। देन वैष्णवेत रिफॉर्म एंड लिंग्विस्टिक कंसोलिडेशन, तो ये कहते हैं ऑथर की नियो वैष्णवेत जो मूवमेंट है अंडर श्रीमंत शंकर देव, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ट्रांसफॉर्मिंग असमिस इनटू ए व्हीकल ऑफ मास कल्चर। जो उनकी बोर्डगिट्स थी, अंकियानाथ टेक्स्ट थी, उससे लोगों के बीच बहुत सारी स्क्रिप्ट वोकेबुलरी एनेबल किया कि एसएमएस स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल थीम्स में भी ग्रो करे। देन कॉलोनियल डिसरप्शंस एंड रिवाइवल बीच में आया कि 1836 में जो इम्पोजिशन किया गया था बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर ब्रिटिश रूल, उससे लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन हुई थी, लेकिन फिर रिवाइव भी किया गया था, किसके द्वारा, द रिवाइवल वाज लेड बाय अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज सच एज नथन ब्राउन एंड माइल्स ब्रॉनसन, जिन्होंने डेवलप किया ग्रामर्स डिक्शनरीज। तो ये फेज ने देखा है इमरजेंस ऑफ असमिस प्रिंट मीडिया, जो अरुणोदय 1846, कैनोकल वर्क्स लाइक हेमकोश बाय हेमचंद्र बरुआ। तो ये दो फैक्ट्स अगेन आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखो, ये चीज, ईयर एंड हेमकोश किसके द्वारा, हेमचंद्र बरुआ, ठीक है। देन देखा गया इंडिजिनियस इन्फ्लुएंस, जैसे कि एसएमएस एब्जॉर्ब लेक्सिकल एंड सिंथेटिक फीचर्स फ्रॉम तिब्बतो बर्मन एंड एस्ट्रोसिएटिक एंड ताई कड़ाई लैंग्वेज मेकिंग इट ए लिंगुए फ्रंकिया ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली, मीन्स हर किसी के साथ इन्फ्लुएंस हुआ। अभी देखो ऐसे, ये जो लिंगुए फ्रंका मीन्स ये है कि दूसरे जो एसएमएस नहीं बोलते वो भी बोलने लगे, मतलब एक
कॉमन कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन गया, बहुत सारे फीचर्स इन सब से भी मिलते हैं, ठीक है, एब्जॉर्व किया गया। तो वर्ड्स लाइक ढेकिया, मुकोली, मीठा रिफ्लेक्ट द मल्टीलिंगुअल इकोलॉजी कि हर चीज में ये मल्टीपल जो भाषा है इनमें से भी हम सारा चीज एक कॉमन ब्रिज बनाए, ठीक है, बातचीत करने में। इट बिकेम ए लिंगुआ फ्रैंका ऑफ ब्रह्मपुत्र। गूगल करना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट इसका मीनिंग यही है कि आप दूसरे जो भाषा बोलते हैं, तो मान लो कोई संस्कृत बोल रहा है लेकिन उनके साथ भी आप असमिस में ही बात कर रहे हो, ये इतना हिट हो गया था उस टाइम तक, उतना प्रमोट हो चुका था कि लोग बात करते थे एक ही भाषा में, ठीक है, अलग भाषा के लोग भी इस भाषा को अपनाने लगे थे। देन लिटरेरी मॉडर्निटी एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, जो हमारे असम के ट्रिनिटी है, कौन, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाला एंड हेमचंद्र गोस्वामी, उन्होंने मॉडर्निज्म, लिटरेरी मॉडर्निज्म को इन्फ्लुएंस किया बाय देयर रोमांटिक एंड नेशनलिस्ट आइडियाज। जोनाकी एरिया जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असमिस को प्रमोट किया, नर्चर किया कि पब्लिक स्फेयर में भी हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी असमिस लैंग्वेज यूज करें। असम साहित्य सभा एंड इंटेलेक्चुअल लाइक दिम्बेश्वर नियोग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लैंग्वेज प्लानिंग एंड लिटरेरी हिस्टोग्राफी। तो ये सारी चीजें असमिस लैंग्वेज को इवॉल्व करने में बहुत हेल्प हुआ। पोस्ट कॉलोनियल भी हुए कि द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड असम अकॉर्ड led to the assertion of Assamese but also spark resistance, जो Assamese नहीं बोलते वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इस चीज से हमें ये भी देखने मिला कि बैलेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड प्लूरलिज्म इज अ मल्टी एथनिक स्टेट, ठीक है, तो ये हमें बैलेंस करके रखना चाहिए। और मल्टी एथनिक स्टेट में भी किस तरीके से असमिस आज भी लैंग्वेज के हिसाब से एक कितना बड़ा सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एंड तभी जाकर इतनी सारी हिस्ट्रीज की होने के बाद अभी हमें रिकॉग्निशन मिला है एज ए क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ 2024। क्यों? क्योंकि असमिस लैंग्वेज मेट ऑल फोर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिकल स्टेटस, जैसे डॉक्यूमेंटेड एंटिग्विटी ऑफ अ 15,000 ईयर्स, रिच कॉर्पस है ऑफ एंशियंट लिटरेचर, इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन है, संस्कृत से हमने यहाँ पे देखा है ना, ये वेरी करता है, सेम नहीं है सारा चीज। डिस्टिंक्ट ग्रामर एंड स्ट्रक्चर भी है, जो हम एविडेंस देख सकते हैं चारिया पदास इंस्क्रिप्शन, भक्ति एरा टेक्स्ट, मॉडर्न स्कॉलरी वर्क्स लाइक उपेंद्र हकसम, तो इन सब में हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये अभी रिकॉग्नाइज्ड है एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये हम यहाँ ऑथर कहता है कि एसएमएस लैंग्वेज इज नॉट जस्ट सिंपली अ लैंग्वेज, ये सिविलाइजेशन आर्काइव है जो एक विटनेस करता है कि सेंचुरी से एक हम लिटरेरी इनोवेशंस कैसे करते आए हैं। इंस्पाइट ऑफ हैविंग सोशल चेंजेस, कितने सारे प्रोटेस्ट, फिर भी ये क्लासिकल स्टेटस दर्जा दिया गया है। तो ये एक सिर्फ सिंबॉलिक रिकॉग्निशन नहीं है, it's a repository of cultural memory, linguistic resilience and regional identity in the Indian subcontinent. तो ये एज ए क्वेश्चन अगर ना भी आए, बट आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए, यू कैन आंसर फ्रॉम ऑल दिस फैक्ट एंड एज एन एस्पिरेंट, एज एन अवेयर इंडियन, और अगर आप असम से हो तो ऑब्वियसली आपको ये सारा चीज तो फैक्ट्स थोड़ा आइडिया होना ही चाहिए, হয় নে নহয়? তো অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ত এইটো আমাৰ আজিৰ আৰ্টিকলটো আছিল, तो अपन इनको ভালকে পঢ়িব, ठीक है सर। तो ये थोड़ा लिख भी लेना आप, जो फैक्ट्स आपको अगर नहीं पता है तो आई एम प्राउड ऑफ यू, अगर नहीं पता है तो सीख लो, देन ऑल्सो आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर रेडी टू लर्न, ठीक है। हर किसी को हर चीज शुरू से नहीं पता होती है, तो आप सीख लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आपकी माइंडसेट में कुछ डेवलपमेंट होती है ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनने के बाद, तो आप ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ कमेंट करना एमसीक्यूज के आंसर, ठीक है। गलत बोलोगे तो मैं आंसर दे दूंगी, बट आपने बोलना चालू ही नहीं किया। अब बोलोगे मैम आपने एक भी एमसीक्यू के आंसर नहीं बताया, आप तो आंसर भी नहीं करते हो, आंसर करो, फिर मैं जब से आप आंसर करना चालू करोगे मैं पिन कर दूंगी सारे एमसीक्यू के आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।